हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छद्मकोटीय विक्रिया, सुडोडर रिएक्शंस। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अभिक्रिया अनुसंकेता और अभिक्रिया कोटि तथा अभिक्रिया अनुसंकेता और अभिक्रिया कोटि में अंतर क्या है। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं छद्मकोटीय विक्रिया। छद्मकोटीय विक्रिया क्या है? छद्म का मतलब छुपा हुआ। छद्म का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। सुडोडर मीन्स छुपा हुआ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अनुसंकेता भिन्न भिन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अनुसंकेता का मान भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अभिक्रिया की अनुसंकेता का मान अभिक्रिया कोटि के तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? छद्मकोटीय अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया अनुसंकेता और अभिक्रिया कोटि दोनों भिन्न भिन्न होती है, छद्मकोटीय विक्रिया कहलाएगी। और छद्मकोटीय विक्रियाओं में अभिक्रिया अनुसंकेता का मान अभिक्रिया कोटि की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्या कहलाएगी? छद्मकोटीय अभिक्रिया। अर्थात छद्मकोटीय विक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया अनुसंकेता का मान अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया अनुसंकेता का मान अभिक्रिया कोटि की तुलना में अभिक्रिया कोटि की तुलना में अधिक होता है। अभिक्रिया अनुसंकेता का मान अभिक्रिया कोटि की तुलना में अधिक होता है। छद्मकोटि अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया अनुसंकेता का मान अभिक्रिया कोटि की तुलना में अधिक हो, क्या कहलाएगी? छद्मकोटीय विक्रिया कहलाएगी। छद्मकोटीय विक्रिया में अर्थात छद्मकोटीय विक्रिया में अनुसंकेता और अभिक्रिया कोटि का मान क्या क्या होता है? भिन्न भिन्न। अर्थात अभिक्रिया कोटि एवं अनुसंकेता अभिक्रिया कोटि एवं अनुसंकेता का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। अभिक्रिया कोटि व अभिक्रिया अनुसंकेता का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्या कहलाएगी? छद्मकोटीय विक्रिया कहलाएगी। अब छद्मकोटीय विक्रियाओं को समझाने के लिए हम सिंपल से दो एग्जांपल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब उन अभिक्रियाओं में मॉलिक्यूलरिटी कुछ और होगी और अभिक्रिया है उसकी कोटि कुछ और होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम एथिल एसीटेट है, अगर उसका क्या करें? जल अपघटन करें। अगर एथिल एसीटेट का क्या करें? जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला CH3CO C2H5। इसको क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट है। अगर एथिल एसीटेट का क्या करें? हाइड्रोलाइसिस करें। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो एसिटिक एसिड CH3COH प्लस H2C2H5OH का क्या होगा? फॉर्मेशन। अब इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया में दो अणु अभिकारक के भाग ले रहे हैं। एक अणु एथिल एसीटेट और एक अणु कौन सा है? H2। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, 1 मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट एंड 1 मॉलिक्यूल H2O। सो इस अभिक्रिया की जो अनुसंकेता है, अभिक्रिया की अनुसंकेता मतलब मॉलिक्यूलरिटी, वो कितनी हो गई? 2, क्योंकि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि
किस पे निर्भर करती है? अभिक्रिया की कोटि निर्भर करेगी अभिकारकों की सांद्रता पे, कि अभिकारकों की सांद्रता है वो किस अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग है वो केवल किस पे निर्भर करेगा? एथिल एसीटेट की सांद्रता पे ही निर्भर करेगा, H2O की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि इस अभिक्रिया में H2O है वो कौन सी कंडीशन में? एक्सेस कंडीशन में है। तो इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग होगा dx/dt, ये इस अभिक्रिया का क्या है? अभिक्रिया वेग वो किसके समानुपाती होगा? ओनली एथिल एसीटेट के 1 मोल के क्या होगा? समानुपाती। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू CH3CO C2H5 का पावर कितना? 1। और किसी भी अभिक्रिया में कंसंट्रेशन की पावर का जो सम है उसी को ही हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कोटि। मतलब सांद्रता का जो घातांक है उसका योग है वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया कोटि। तो इस अभिक्रिया की जो अभिक्रिया कोटि है, इस अभिक्रिया की जो अभिक्रिया कोटि है वो अभिक्रिया कोटि कितनी है? 1 है। तो मतलब इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता तो कितनी आ रही है? 2, और अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो मतलब अणुसंख्यता और कोटि दोनों का मान है वो मान क्या है? भिन्न भिन्न है, और अणुसंख्यता का मान है वो अभिक्रिया कोटि की तुलना में क्या है? अधिक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म कोटि अभिक्रिया। क्या कहेंगे? छद्म कोटि अभिक्रिया। अब छद्म कोटि अभिक्रिया को अगर दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, जैसे सुक्रोज के अणु का अगर हम क्या करें? हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज के अणु का जल अपघटन करें, वही किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। अब सुक्रोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। ये मॉलिक्यूल किसका है? सुक्रोज। अगर सुक्रोज के मॉलिक्यूल का क्या करें? हाइड्रोलाइसिस। अगर सुक्रोज के मॉलिक्यूल का क्या करें? हाइड्रोलाइसिस करें, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। सुक्रोज के मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल किसका? ग्लूकोज का, और एक मॉलिक्यूल किसका? फ्रक्टोज का। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल किसका? फ्रक्टोज। अब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है, ठीक है, अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? अभिक्रिया में देखो 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का है और एक मॉलिक्यूल किसका है? H2O का। तो अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता वो अणुसंख्यता कितनी होगी? 2 होगी। अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता वो अणुसंख्यता कितनी है? 2। लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? अभिकारकों की सांद्रता के घातांक पे। और अभिकारकों की सांद्रता किस पे निर्भर करती है? मतलब अभिकारकों की सांद्रता वो किसके समानुपाती होती है? अभिक्रिया वेग के। तो इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है dx/dt, ठीक है, dx/dt समानुपाती किसके होगा? ओनली सुक्रोज के मॉलिक्यूल की सांद्रता के समानुपाती। H2O के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे H2O कौन सी कंडीशन में है? एक्सेस कंडीशन में। सो dx/dt प्रोपोर्शनल है किसके? C12H22O11। इसकी पावर कितनी आएगी? फर्स्ट। सो इस अभिक्रिया की जो अभिक्रिया कोटि है वो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 1। इस अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की कोटि है वो कोटि कितनी होगी? 1 होगी। तो मतलब सीधा सा इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 आ रही है और इस अभिक्रिया की कोटि है वो कोटि कितनी आ रही है? 1। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि दोनों क्या है? अलग अलग है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? छद्म कोटि अभिक्रिया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये दोनों रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस कौन सी है? छद्म कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं में अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता का मान क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन है। यूनिट क्या होती है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
शून्य कोटि अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया। अब शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे किसे, ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया की जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या होगा, समानुपाती होता है। तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक, अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती, शून्य घातांक के समानुपाती होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, शून्य कोटि। अब इसको हम एग्जाम्पल से, केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लेन करें कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या होगा, समानुपाती। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, ए रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। एक रिएक्शन लिया हमने जिसमें ए रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इस अभिक्रिया है उसका अभिक्रिया वेग क्या होगा, dx अपॉन dt। इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग क्या होता है, dx अपॉन dt। मतलब अभी सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में ये होगा अभिक्रिया वेग कि अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, a, और a का घातांक कितना आएगा, 0। क्योंकि जीरो शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो कोटि अभिक्रिया है या शून्य कोटि जो अभिक्रिया उसमें अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की शून्य घातांक के क्या है, समानुपाती। तो dx अपॉन dt समानुपाती क्या होगा, एक ही सांद्रता उसका पावर या घातांक कितना आएगा, 0। अब समानुपाती को उठाओगे तो क्या आएगा, समानुपाती स्थिरांक। तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा, k0 की पावर 0, k0 की पावर 0। और यहां k0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक। क्या आ गया ये, शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक। k0 इक्वल टू क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अब मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा टर्म्स है कि अगर किसी भी संख्या है, कोई भी एनी वन डिजिट, कोई भी डिजिट है या नंबर है, संख्या है, अगर उसका घातांक अगर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, a होगा। तो मतलब सीधा से है कि इफ a की पावर कितनी हो, 0, अगर a की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें, a की जगह कोई भी वैल्यू क्या करें, पुट करें, तो उसका घातांक कितना आएगा, 0। तो मतलब 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो मतलब a का घातांक 0 इक्वल टू कितना, 1। तो dx अपॉन dt इक्वल टू कितना आएगा, k0। dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा, k0। dx अपॉन dt इक्वल टू k0। सो k0 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, k0 dt। dx इक्वल टू क्या आएगा, k0 dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k0 dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा, k0 dt। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन रेट कांस्टेंट फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इक्वेशन फर्स्ट है वो शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है।
तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण एक, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग स्थिरांक, अवकलित वेग स्थिरांक समीकरण है। समीकरण एक शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या है यहाँ पे अवकलित वेग स्थिरांक के समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट का क्या करें, समाकलन करें, तो मतलब समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर समीकरण एक का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो dx समाकलन dx इक्वल टू k0, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि का समाकलन ही नहीं होता, तो k0 एंड समाकलन dt, तो समाकलन dx इक्वल टू k0 dt, और dx का समाकलन क्या होता है x इक्वल टू k0, और d2 का क्या होगा t, dt का क्या होता है t प्लस c, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे c इक्वल टू क्या है समाकलन स्थिरांक। c इक्वल टू क्या है समाकलन स्थिरांक। अब देखते हैं कि अगर अभिक्रिया को स्टार्ट ही नहीं करें, इक्वल टू 0 टाइम, ठीक है, बिफोर स्टार्ट द रिएक्शन, जब अभिक्रिया को हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो इफ t इक्वल टू 0 टाइम, अगर जब अभिक्रिया को स्टार्ट ही नहीं किया t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, सांद्रता में परिवर्तन, वो परिवर्तन कितना होगा 0, तो मींस इफ t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन, अगर समय में परिवर्तन 0 है तो सांद्रता में भी परिवर्तन कितना आएगा 0। पुट द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन सेकंड, t व x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर t व x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, तो रखो 2 में समीकरण, x इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू k0, t का मान भी कितना 0, और प्लस क्या आ जाएगा c, तो c इक्वल टू कितना आएगा 0, c इक्वल टू कितना आएगा 0। अब c का मान कहां रख देते हैं, समीकरण 2 में, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान कहां रखते हैं समीकरण 2 में, तो c का मान रखो समीकरण 2 में, c इक्वल टू 0 है तो समीकरण 2 में, तो x इक्वल टू क्या आएगा k0 t, c का मान हमने क्या रख दिया 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया k0 t, और k0 इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन t, k0 इक्वल टू क्या है x अपॉन t, इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 को क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक, क्या बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक, तो मतलब समीकरण 3 शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण है, वेग स्थिरांक समीकरण है, ठीक है। समीकरण 3 है वो क्या है, यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या है समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण, जहां k0, यहाँ पे k0 इक्वल टू क्या होगा शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन, और t इक्वल टू क्या है समय में परिवर्तन। तो इस फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, k0 इक्वल टू हमें पता है x इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन है, तो इसको लिख सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये भी क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण।
इस इक्वेशन को भी क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को भी क्या कहेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका क्या है, समाकलित वेग स्थिरांक के समीकरण। अब शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण उसकी इकाई क्या होती है, ठीक है। तो मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक क्या है, हमारे पास अभी आया था हमारे पास कि k0 इक्वल टू क्या होगा, अक्ष अपॉन t, और अक्ष इक्वल टू क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता में परिवर्तन का मतलब सांद्रता, तो मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं k0 इक्वल टू सांद्रता बटे समय, सांद्रता कौन क्या आएगा, समय, और सांद्रता की जो इकाई है वो इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है, मोल पर लीटर, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं k0 इक्वल टू मोल लीटर का इनवर्स और सेकंड का इनवर्स, क्योंकि समय की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके मोल स्थिरांक है, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो इकाई क्या होगी, k0 इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर अब इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, अगर ग्राफीय निरूपण देखें तो हमें पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो हमें पता है कि k0 इक्वल टू क्या है, अक्ष अपॉन t, तो k0 इक्वल टू अक्ष अपॉन t। तो हम ग्राफ किसके बीच खींच रहे हैं, अक्ष और t के बीच, तो k0 t इक्वल टू क्या आएगा, अक्ष, k0 t इक्वल टू क्या होगा, अक्ष, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच है, अक्ष और t के बीच। तो अक्ष और t के बीच में अगर मतलब सांद्रता में परिवर्तन और समय के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो अक्ष और किसके बीच में आ रहा है ग्राफ, t के बीच। तो मतलब अक्ष और t एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, बराबर है, बराबर का मतलब क्या है, समानुपाती। तो मतलब सांद्रता में परिवर्तन और समय दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, और समानुपाती कौन सा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा, स्ट्रेट होगा, ग्राफ है वो ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा, स्ट्रेट। और इस ग्राफ का जो ढाल है, ठीक है, ये तो अक्ष है तो ये क्या आ जाएगा, डेल अक्ष, ठीक है, और ये t है तो क्या आ जाएगा, डेल t। तो इस ग्राफ का जो ढाल है वो ढाल क्या आ जाएगा, डेल अक्ष अपॉन क्या आ जाएगा, डेल t। ये इस ग्राफ का क्या हो गया, ढाल हो गया। इस ग्राफ है, इस ग्राफ का ढाल क्या आ गया, डेल अक्ष अपॉन क्या आ गया, डेल t। तो ये था कि शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण क्या है, अवकलित वेग स्थिरांक समीकरण क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया उसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए ढाल क्या होगा, तो ढाल इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल क्या होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका अर्ध आयु काल, इसका अर्धायुकाल क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धायुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धायुकाल क्या है, अर्धायुकाल क्या है, वह समय जो कि अभिकारकों के आधा होने में लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धायुकाल। तो मतलब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का
अर्धायुकाल कहलाता है। अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा? उस अभिक्रिया की अर्धायुकाल। अब शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा? जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें A है वो किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। तो T इक्वल टू सपोज T इक्वल टू 0 टाइम पे जब हमने अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं किया तो A की सांद्रता कितनी मान लेते हैं? A और प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी होगी? 0। तो ये जो अभिकारक उसकी सांद्रता के आधा होने में, तो आधा होने में मतलब A/2। तो जब अभिकारक A है तो उत्पाद भी कितना बनेगा? A/2, क्योंकि अभिकारक आधा हो रहा है तो उत्पाद कितना बनेगा? आधा ही बनेगा। तो मतलब अभिकारक A है तो उत्पाद कितना बनेगा? A/2 और अभिकारक कितना बचेगा? A/2। कितने समय? अर्धायुकाल मतलब आधा समय। तो मतलब समय कितना लगेगा? T/2। समय कितना लगेगा? T/2। तो मतलब अभिकारकों की सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल। तो मतलब अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल का जो फॉर्मूला क्या होगा? तो अभी हमने देखा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण क्या था? K0 इक्वल टू क्या था? अक्ष अपॉन T, और अक्ष इक्वल टू क्या है यहाँ पे? सांद्रता में परिवर्तन। तो देखो सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है? A नेगेटिव A/2। कितना हो रहा है? A नेगेटिव A/2। तो K0 इक्वल टू अक्ष की जगह क्या लिखें? A नेगेटिव A/2 अपॉन T की जगह क्या आ जाएगा? T1/2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? K0 इक्वल टू A नेगेटिव A/2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? A/2 अपॉन T1/2। तो T1/2 इक्वल टू A/2 अपॉन क्या आ जाएगा? K0। तो K0 इक्वल टू T1/2 इक्वल टू A अपॉन क्या आ जाएगा? 2K0। ये आ गया आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल सूत्र। क्या ये शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या है? अर्धायुकाल सूत्र। T1/2 इक्वल टू क्या है? A अपॉन 2K0। तो 2K0 समानुपाती किसके हो गया? A के। 2K0 समानुपाती किसके? A के। तो मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो इसकी प्रारंभिक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या है? यहाँ पे समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो मतलब इसमें यहाँ पे अर्धायुकाल और अर्धायुकाल है वो समानुपाती किसके हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया की में अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, थैंक यू। कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्लीज subscribe my channel for new upcoming video।